मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसा बच्चा बाहर निकल चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन से फंसे मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था और भारत 24 इस खबर पर लगातार बना रहा, पल पल की अपडेट आपको देता रहा। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है और राहत भरी खबर है कि 3 दिन तक रेस्क्यू चला और आखिरकार मासूम तन्मय को निकाल लिया गया है। जी हाँ, देर रात 2:30 बजे तन्मय को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि खेलते खेलते तन्मय बोरवेल में गिर गया था और तभी से उसे निकालने की कवायद जारी थी। लगातार सीएम शिवराज भी इसको लेकर अपडेट ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारियों के संपर्क में हूं, बच्चा जल्द बाहर निकले यही कामना की जा रही है। और ये सुखद तस्वीरें आपके सामने, देर रात 2:30 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया। टीम वहां पर मौजूद थी, जद्दोजहद लगातार की जा रही थी और आखिरकार सबकी दुआएं काम आई और मासूम तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल 3 दिन तक टीमें लगातार लगी रही। एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही, एसडीआरएफ की टीम मौजूद रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद नजर बनाए हुए थे। आसपास के लोग जो बच्चे के मित्र रहे थे, परिवारजन, सब दुआएं मांग रहे थे कि बच्चा सही सलामत बाहर निकल जाए। और 3 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। और नंद किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने लगातार इस खबर पर नजर बना के रखी। नंद किशोर, ये अच्छी खबर है कि 3 दिन बाद बच्चा बाहर निकल गया है। किस स्थिति में बच्चा है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, बच्चे की स्थिति को लेकर के स्पष्ट कहा जा सकता है कि बच्चा अचेत अवस्था में। बच्चे की स्थिति क्या है ये तो डॉक्टर चेक करने के बाद में ही बताएंगे। अभी फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जहां मौके पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है, भारी संख्या में पुलिस बल है। कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था कि इतना समय बीत जाने के बाद तन्मय को रेस्क्यू करके निकाला गया है, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जब तक बच्चे को चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चा आखिर किस अवस्था में है। नंद किशोर, इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि वहां मौजूद उसके माता पिता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आखिरी बार जब उनके पिता से बात हुई थी बच्चे की, तब बच्चे ने कहा था कि बहुत बुरी स्थिति में हूं, बस बाहर निकाल लीजिए। तो अब उनके चेहरे पर जरूर जो चिंता की लकीरें थी वो अब मिट गई होगी। देखिए, चिंता की लकीरें तो आज भी अभी भी कायम है, क्योंकि बच्चे को लेकर के वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि बच्चा उनका किस हालत में है। परिजन ये जानना चाह रहे कि बच्चा कैसा है, लेकिन जब तक वरिष्ठ डॉक्टर उसको अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे कि कितनी धड़कनें बाकी है, क्या धड़कनें है या नहीं है, ये जब तक डॉक्टर क्लियर नहीं करेंगे तब तक बच्चे के माता पिता भी असमंजस में है कि आखिर उनके बच्चे को हुआ क्या था अंदर में। बिल्कुल नंद किशोर, 3 दिन की देरी के बाद बच्चा निकला है, ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि लगातार लापरवाही देखी जाती है इस तरीके से बोरवेल में बच्चों के गिरने की। एक के बाद एक तमाम मामले सामने आते हैं। परिवार में इस वक्त चिंता की स्थिति हालांकि बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त वहां कौन कौन अधिकारी मौजूद है, उनके परिवार के पास कौन कौन पहुंचा? देखिए, यहाँ पर अधिकारियों की अगर बात करें तो तमाम पुलिस के आला अधिकारी है, कलेक्टर और एसपी बच्चे के साथ साथ चले आ रहे स्पॉट से। तो मतलब ये कह सकते हैं कि तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नंद किशोर, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर बार तन्मय के चाचा से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बोरवेल को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हमने देखा कि बोरवेल खुला छोड़ दिया जाता है और इसकी वजह से बच्चे इसमें गिर जाते हैं और फिर बहुत परेशानी होती है, न सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरा प्रशासन और पूरा परिवार भी। देखिए, बोरवेल के लेकर के कल प्रभारी मंत्री रात को जब वहां पर पहुंचे थे, प्रभारी मंत्री से भी कहा गया, प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि ऐसे मामलों में एक्शन लिया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस तरह के अगर खुले बोरवेल अगर कहीं पर भी नजर आते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं ना कहीं अब बोरवेल को लेकर के ऐसा लग रहा है कि प्रशासन या प्रदेश सरकार भी कोई नया कदम उठाएगी ताकि इस तरह के हादसे पेश ना आए, जिसमें कि पूरा का पूरा अमला ही लगातार लग जाता है। अच्छा नंद किशोर, 3 दिन लग गया, पूरे 3 दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कहाँ दिक्कतें आ रही थी? क्या टीम की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कुछ बताया गया? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि रेस्क्यू अभियान कुछ समय तक 30 से 35 फीट तक की खुदाई तक अच्छा चलता रहा, लेकिन जो लास्ट वाली जो टर्नर थी, मतलब 40 से 45 फीट का जो कैनाल बनना था, वो कैनाल में लास्ट मूवमेंट पे दिक्कत गई। और सबसे बड़े अंदर की जो सुरंग 10 फीट की बनाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि कठोर चट्टाने थी जो कि बगैर ड्रिलिंग मशीन के नहीं फूट रही थी। लेकिन क्या है कि एनडीआरएफ को भी अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां से मैनुअली तौर पे थोड़ा थोड़ा पत्थर निकालना पड़ा। इसकी वजह से सबसे ज्यादा लेट लतीफी इस पूरे रेस्क्यू में नजर आई है। ठीक नंद किशोर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और अब असम से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंता ने गोलाघाट में कैबिनेट मंत्रियों के साथ धान के खेत में कल दोपहर का खाना खाया। इस बीच स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, दूसरे नेताओं के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि गोलाघाट जिले के रहधोला पाथर में धान की कटाई कर रही महिलाओं के साथ बातचीत की, उनके साथ दोपहर का भोजन किया। ये बहुत ही प्रेरणादायक था। हमारी महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो तस्वीर आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा की लोगों के बीच पहुंचे, महिलाओं के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। आप देखिए खेतों में पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की है और ये तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इन तस्वीरों को शेयर भी किया है। देखिए महिलाओं के साथ बातचीत भी कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं और उनके साथ बैठकर बीच में खाना भी खाया है। ये तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। इस वक्त धान काटने वाली महिलाओं के साथ सीएम ने खाना खाया। जी, ये धान का खेत है जहां पर सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, खाना खाया और उसके बाद महिलाओं की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है हमारे समाज में, परिवार में और अर्थव्यवस्था में भी। उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण तो किया ही है और साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमारी संवाददाता महिमा सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं सर, अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, हाईकमान पर जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, क्यों? देखिए अंतिम निर्णय कोई ऐसे नहीं होता है, इस हाईकमांड को जिम्मेवारी दी। अब ऑब्जर्वर जाके हाईकमांड से बात करेंगे। हाईकमांड ने देखिए कितनी जल्दी फैसला किया, एक दिन के अंदर सीएलपी बुला दी। नहीं तो पहले सीएलपी क्या होती थी, 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे, एक दिन के अंदर सीएलपी बना दी। इससे ज़्यादा तुरंत फैसला क्या हो सकता है? और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हाईकमांड की राय को सबने ध्यान में रखी होगा और हाईकमांड जल्दी इसका फैसला भी कर। आखिर नारेबाजी क्यों? आपके समर्थक आपके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह में अलग अलग विधायकों के समर्थन में नारेबाजी क्यों? अगर गुटबाजी नहीं है तो भाई कांग्रेस पार्टी की नारेबाजी है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई नारेबाजी की बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है नारेबाजी की। जो हाईकमांड तय करेगा हम उसके साथ है, जो खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी तय करेंगे, हम सब उस लोगों। चर्चा में आपका नाम काफी आगे चल रहा था। मेरा नाम पता नहीं क्यों चर्चा में आ जाता है। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र से आया तो बोला गायब है, अब मैं आपके सामने आ रहा हूं तो फिर ये बोल रहे हैं कि आपका चर्चा में नाम। मेरा नाम, मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का और एक वफादार सिपाही हूं। हमेशा पार्टी में 35 साल से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पर आगे भी कांग्रेस की विचारधारा। अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि प्रचार कमेटी के भी आप अध्यक्ष रहे, पूरा कैंपेन आपने देखा, तो क्या तैयार हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 साल बाद मुझे प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद। और मुझे खुशी है कि प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद हमारी 40 सीटें आई है और इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जनता की भावनाओं के अनुसार सरकार बनाएगी। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी वो उसके साथ होंगे और हाईकमान ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी है, जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरा किया गया है। अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी मिलती है तो वो उसके लिए तैयार है। शिमला से संदीप रावत के साथ योगराज शर्मा, भारत 24। तो वहीं साइक्लोन मेडूस की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही कई इलाकों में अलर्ट है। चक्रवाती तूफान कमजोर होकर उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को मध्य रात्रि के शुरुआती घंटों में पार कर चुका है। चेन्नई के कई इलाकों में साइक्लोन की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि तूफान कमजोर होने की वजह से खतरा टल गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घर पर रहें, ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि तूफान कमजोर हुआ जिसकी वजह से खतरा टल गया है। तस्वीर आपके सामने है साइक्लोन मेडूस की वजह से किस तरीके से लोगों में डर है।
और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी फटाफट खबरें आपको दिखाते हैं। दुनिया में बड़ा न्यूक्लियर वॉर का खतरा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस अपनी जमीन सहयोगियों की रक्षा करेगा। रूस की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर चर्चा तेज, न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन, किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे पुतिन। रूस ने किया खतरनाक बम का इस्तेमाल, यूक्रेन आर्मी का रूसी सेना पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेनी अटैक कर रहा है, यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी एयरक्राफ्ट, रूसी एयरफोर्स के सुखोई 35 ने किया टारगेट। यूक्रेन भेजी जा रही टैंकों की बड़ी खेप, रूसी सेना के लिए टैंकों की डिलीवरी। बाखमुट में रूस के भयंकर हमले जारी, रूसी सेना के हमले में बिल्डिंग तबाह, हमले के बाद लगी बिल्डिंग में भीषण आग। यूक्रेन को फिर मिलिट्री मदद देगा अमेरिका, अमेरिका जल्द जारी करेगा $275 मिलिट्री। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, अमेरिकी हथियारों से दागे ताबड़तोड़ गोले, रूसी सेना के गोला बारूद गोदाम को किया टारगेट। यूक्रेन आर्मी का बड़ा एक्शन, रूसी मिलिट्री ट्रक को टारगेट किया, हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़े। रूस के शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 7000 वर्ग मीटर में फैली शॉपिंग सेंटर की आग, मॉस्को रीजन में है आग की चपेट में आया ये मॉल। यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला, रूसी व्हीकल को किया गया टारगेट, यूक्रेन आर्मी ने फायर किया, हमले में 2 रूसी मिलिट्री वाहन तबाह। यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक को किया तबाह, 80th असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेन आर्मी का लुहांस्क पर फोकस, लुहांस्क में 2 रूसी टैंक तबाह, यूक्रेन में ब्रिगेड ने किया हमला, यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच नेटो में तनातनी बढ़ने के आसार है, रूस ने चेतावनी दी है कि नेटो रूस से उलझने की कोशिश कर रहा है, नेटो के सहयोगी देश रूस से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध में रूस क्रूज मिसाइलों का कर रहा है इस्तेमाल, रूस क्रूज मिसाइल को 1000 किलोमीटर करने जा रहा है, अभी इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर। यूक्रेन रूस के बीच धनाधन हमला जारी, डोनेट्स्क के शहर में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी, रूस ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में जमकर किया गोलीबारी। अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनी के बाद भी ब्लैक सी सागर तक रूस की आक्रामकता बढ़ने लगी, रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में हमला तेज किया, ब्लैक सी में रूस ने मिसाइल से किया हमला। युद्ध शुरू होने के बाद 24 फरवरी से 4 अप्रैल तक रूसी सेना ने बूचा से सुमी तक नरसंहार किया, रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने इन शहरों में लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, खबर है कि यहां पर रूस किसी भी वक्त कर सकता है बड़ा हमला, रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में रॉकेट की भी तैनाती की। नेटो के महासचिव का दावा सामने आया, रूस कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोकना चाहते हैं ताकि रूसी सेना नए प्लानिंग के युद्ध को अंजाम दे। रूसी हमले में कीव और खार्किव तक लगातार हमला जारी, हमले में लोगों में दहशत, अटैक से यूक्रेन के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका अब रूस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, अमेरिका का मानना है कि रूस सस्ते ईरानी ड्रोन से हमला ही नहीं कर रहा है बल्कि यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार भी कर रहा है। रूसी मिसाइल से यूक्रेन के कई शहरों में तबाह, टैंकों से भी रूस लगातार कर रहा अटैक, हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन आर्मी का लाइट MLRC से अटैक, BM-8 से किए ताबड़तोड़ फायर,
रैप्टर ट्रक से 800 mm के रॉकेट्स फायर किए गए। मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरवेल में गिरे तन्मय की मौत हो चुकी है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 6 दिसंबर को बोरवेल में गिरा था ये मासूम बच्चा। 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था तन्मय। लेकिन देखिए ये बेहद दुखद खबर सामने आई है कि तन्मय की मौत हो चुकी है। रात 2:30 पर बड़ी मशक्कत के बाद 3 दिन की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तन्मय को बाहर निकाला गया था। लेकिन जब अस्पताल में भर्ती किया गया तन्मय को, तो ये दुखद खबर अब सामने आ रही है कि तन्मय की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रात 2:30 बजे ही ये सूचना मिली थी कि तन्मय को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बेहद ज़्यादा वक्त हो चुका था जब तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ था। इस दौरान उसे ऑक्सीजन की नली से ऑक्सीजन तो दिया जा रहा था, लेकिन मासूम बच्चा इस जद्दोजहद जिंदगी और मौत के बीच जो जंग लड़ रहा था उससे आखिरकार हार गया। और अब उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी, हम सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वो लगातार ये दुआएं मांग रहे थे कि किसी भी तरह तन्मय बस बोरवेल से बाहर आ जाए। आखिरी बार तन्मय की उनके पिता से बात हुई थी, तब तन्मय ने कहा था कि यहाँ बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है, बस किसी भी तरह पापा जल्दी बाहर क्यों नहीं दिखाया गया? डायरेक्ट अंदर गाड़ी क्यों लेके गए? पहले बच्चे को हमको क्यों नहीं दिखाया गया? बॉडी बिल्कुल नहीं दिखाई। नहीं दिखाई है, क्यों नहीं दिखाई हमें बॉडी? हमें बॉडी अभी देखना है। अधिकारी कौन? नहीं 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 मैडम, गलत चीज है। जी आप बताओ, देखना है ना, बच्चे को देखना है। देखो यही चीज तो बोलना चाह रहे हैं। बच्चे को देखना ना, देखना है, एक मिनट बच्चे को नहीं, वहाँ नहीं देखा गया। आपसे मिलवाया नहीं? अच्छा, क्या देरी हुई? देरी की वजह से ऐसा हुआ क्या? क्यों सुनील जी, देरी की वजह से ऐसा हुआ? देख सकते हैं परिजन के अंदर जो लगातार गुस्सा दे। अब हमें क्यों धक्का दे रहे हो? तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जहां तन्मय को रात को ही बोरवेल से बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया, और दूसरी तस्वीर फिलहाल की है जहां पर वहां तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और तन्मय का परिवार भी। और नंद किशोर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नंद किशोर, बेहद दुखद खबर ये सामने आ रही है। पहले तो 3 दिन का वक्त लगता है बच्चे को बाहर निकालने में, लेकिन किसी तरह बाहर तो बच्चा निकला, लेकिन बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तन्मय को लेकर के संशय बना हुआ था कि तन्मय जिंदा है या नहीं है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि तन्मय की मौत हो चुकी है। इसके बाद ही जिला प्रशासन उसके शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया, जहां पर परिजनों का भी आक्रोश साफ देखने को आपको मिला है। कि परिजनों का कहना है, बच्चे के चाचा का कहना है कि बच्चे को हमें क्यों नहीं दिखाया गया। कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश था कि बच्चा किस हालत में, सबसे पहले उनको बताना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इतना किया कि बच्चे के बारे में किसी तरह की जानकारी। इससे तो यही साफ होता है ना कि प्रशासन ने समय रहते अगर उस बोरवेल पे ध्यान दिया होता तो आज तन्मय हमारे बीच होता। सीधा सीधा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से तन्मय की जान गई है। देखिए, उनका आरोप प्रशासन की लापरवाही को लेकर के लग रहा है। उनका कहना है कि लेट लतीफी में ये सारा कुछ हुआ है। अगर लेट नहीं करते तो शायद बच्चा बच जाता था, और कहीं ना कहीं वो भी मतलब इस चीज में लगे हुए हैं कि उनके बच्चे को बचाया जा सकता था। और बच्चे को लेकर के सबसे ज्यादा संशय में उनके परिजन है कि बच्चे की स्थिति को हमको क्यों नहीं अवगत कराया गया। नंदकिशोर, परिवार का कहना है कि बच्चे का मुंह तक नहीं दिखाया, उससे नहीं मिलवाया गया, तो इसको लेकर अब आगे ये इसकी किसकी लापरवाही और क्यों माता पिता को नहीं बच्चे को दिखाया गया? देखिए, प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप परिजनों का कि बच्चे को सबसे पहले दिखाना चाहिए था। गार्जियन का हक बनता है कि उनका बेटा किस हालत में है, इस बारे में सबसे पहले तो उनको जानकारी देना चाहिए था। ठीक है नंद किशोर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।